Hello friends, today we are going to learn our new topic basic accounting terms which is very important for the beginners. In my point of view, ये जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं ये बिगिनर्स के लिए, अकाउंटेंसी के बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इवन नेसेसरी है। हम इम्पॉर्टेंट भी ना कहें तो हम कहेंगे कि नेसेसरी है। बिना इस टॉपिक को लर्न किए, बिना इस टॉपिक को सीखे, मुझे लगता है कि अकाउंट्स में आप आगे एक स्टेप भी नहीं बढ़ा सकते। आपको एक सिंगल जो मतलब किसी भी सब्जेक्ट के टुवर्ड्स जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है, ऐसे ही यहाँ पर अकाउंटेंसी को सीखने के लिए एक काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट को जो आगे आपने सीखना है उसके लिए आपको ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखना ही होगा। और सिर्फ सीखना ही नहीं होगा, इसे बहुत अच्छे से आपको करना होगा। मैं अब यहाँ पर बात ये नहीं कर रहा कि आपको यहाँ इसकी डेफिनेशंस लर्न हो और आप एकदम रटी हुई चीज़ें सुना दें। इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रटना पड़े। इस चैप्टर में आपको चीज़ों को समझना होगा, लॉजिकली समझना होगा, आपको याद रखना होगा और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत सारे टर्म्स की बात करेंगे, तो वो कैसे यूज़ होती हैं, उनका क्या मीनिंग होता है अकाउंट्स में, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तभी आप अकाउंटेंसी में अपने इस सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर सकते हैं। तभी आप आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंग्लिश में आप लोग जब कोई लैंग्वेज आप सीखते हैं, जैसे कि इंग्लिश का आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऐसे यहाँ पर अकाउंट्स जो कि एक लैंग्वेज है उसकी भी अपनी एक वोकैबुलरी है, उसका भी अपना एक शब्दकोश है। तो वो वोकैबुलरी अगर आपको नहीं आती होगी, वो वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं पता होंगे, वो शब्दकोश आपके पास नहीं होगा, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे अकाउंट्स को कर पाना। वो इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और एक्चुअली अकाउंट्स बिना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करे आप इमेजिन कर भी नहीं सकते। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज मैं अपने इस लेक्चर में आपको सिर्फ 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सिखाने वाला हूँ। सिर्फ 5, काफ़ी सारी हैं और आगे की वीडियोस में मेरे आपको बची हुई टर्म्स भी मिल जाएंगी, बट आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सिर्फ 5 अकाउंटिंग टर्म्स हैं। सर सिर्फ 5, ये तो बड़ा ही मुश्किल, इससे क्या होगा? जब आप बता रहे हैं बहुत सारी हैं तो फिर 5 से हम कैसे करेंगे? बेटा ये 5 ही एक्चुअल में पूरे अकाउंट्स को डिफाइन करती है। बाकी जितनी भी टर्म्स हम सीखेंगे वो कहीं ना कहीं वो इसका पार्ट होंगी। तो ये 5 जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पहले अच्छे से समझना जरूरी है। और मैंने इन 5 टर्म को आपके लिए लिखा। सबसे पहला एसेट्स, दूसरा लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल, चौथा रेवेन्यू और 5वां एक्सपेंस। एक्चुअली बेटा आप आगे की क्लासेस में, आगे के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि हमने दुनिया की जितनी भी अकाउंट्स है ना उनको सिर्फ 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। और ये जो मैंने सर्कल करी है ना, ये वही 5 कैटेगरी है। ये अकाउंटिंग टर्म्स भी हैं और आगे चलकर ये अकाउंटिंग की कैटेगरी भी बनने वाली है। तो इसलिए इन 5 से आप पूरे अकाउंट्स को डिफाइन कर पाते हैं। चलो टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टर्म से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और टर्म है एसेट्स। व्हाट इज एसेट? एसेट क्या होती है? एसेट किसे कहते हैं? ये एक अकाउंट्स में कैसे हेल्प करती है? ये बिजनेस का कौन सा पार्ट होता है? तो एसेट मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी। एसेट आर द प्रॉपर्टीज, assets are the properties which are owned and controlled by the business organization or firm। क्योंकि बेटा अकाउंटिंग में हम हमेशा कोई भी पॉइंट
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक्सप्लेन करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिटेल करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एसेट को भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि एसेट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस विच आर ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। एसेट्स वो प्रॉपर्टीज होती हैं बिजनेस की जिस पर बिजनेस का पूरे तरीके से मालिकाना हक भी होता है और उनका कंट्रोल भी होता है। जब आपका मालिकाना हक होता है किसी चीज पर तो ऑब्वियसली उस पर आपका पूरा का पूरा कंट्रोल हो जाता है। सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊं एसेट को, तो आपके पास आपकी कोई भी अपनी चीज लाइक आपकी साइकिल, आपकी स्कूटी, आपका लैपटॉप, आपकी सबसे जरूरी एसेट आपका मोबाइल, आपकी नोटबुक, आपकी बुक, आपके घर में आपका टेलीविजन, आपका सोफा सेट, आपका फर्नीचर, ऑल आर एसेट। ये सब एसेट है, ये सब आपकी है, तो ये आपकी एसेट है। मैं अपनी एसेट की बात करूं, मेरा ये मार्कर, मेरा ये बोर्ड, मेरा इंस्टीट्यूट, यहाँ पर चेयर्स, मेरी कार, मेरी बाइक, ऑल आर माई एसेट्स। तो एसेट्स क्या होती हैं? हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब एसेट्स होती हैं। लेकिन इस पर हमारा मालिकाना हक होना जरूरी है। अगर मैंने ये बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है तो ये बिल्डिंग मेरी एसेट्स में काउंट नहीं होती। तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहली, एसेट आर द प्रॉपर्टीज विच आर ऑन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस। एसेट वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पर हमारा मालिकाना हक होता है, जो हमारे कंट्रोल में होती है। हमारी मर्जी के बगैर उसे कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। जैसे मोबाइल कोई यूज नहीं कर सकता ना बेटा, आप लोगों की मर्जी के बगैर। या आपकी नोटबुक, आपकी बुक अगर किसी को यूज करनी है तो वो पहले आपकी परमिशन लेगा। आपको अपने किसी दोस्त की स्कूटी यूज करनी है तो आप उसकी परमिशन लेंगे। तो ये सब एसेट होती है। कोई भी प्रॉपर्टी हमारी एसेट होती है। जो मेरी प्रॉपर्टीज हैं वो मेरी एसेट्स होंगी, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी एसेट्स होंगी, और जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं वो बिजनेस की एसेट्स होंगी। हमें चीजों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है क्योंकि हम अकाउंटिंग के लिए पढ़ने वाले हैं। तो assets are the properties which are owned and controlled by the business organization, and basically these are those items, these are the items which help the business to generate revenue. बेसिकली ये वो चीजें होती हैं जो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने में, बिजनेस को चलाने में, फ्यूचर बेनिफिट्स में उनकी हेल्प करती है। भाई मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, मेरे पास ये बोर्ड नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे? मेरे पास चेयर्स नहीं होंगी तो बच्चे बैठेंगे कहाँ पर? मेरे पास बिल्डिंग नहीं होगी तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे आकर? तो ये सब चीज़ें मुझे चाहिए क्योंकि ये मुझे हेल्प करती है बिजनेस को चलाने में, डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में रन करने में, ताकि उससे मेरे पास मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े, जिससे मुझे ज़्यादा फीस मिले और फिर वो मेरी इनकम बने, मेरा प्रॉफिट बने। तो आप समझ गए बेटा, दो बातें अप्लाई हो जानी चाहिए तो वो एसेट हो जाती है। पहला, वो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड होनी चाहिए, हमारा मालिकाना हक उस पर होना चाहिए, और दूसरा वो हमारे बिजनेस में हमें हेल्प करे बिजनेस को चलाने में, फ्यूचर बेनिफिट्स को अर्न करने में। तो हम उन्हें कहते हैं एसेट। सो होपफुली आप लोगों को एसेट क्लियर हो गया होगा कि एसेट क्या होती है, और सिंपल शब्दों में हम याद रखेंगे, कोई भी ऐसी चीज जिसे हमने खुद ने खरीदा है, वो हमारे पास है और हम उसे अपने काम में लेते हैं, वो सब हमारी एसेट्स हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, हमारा पैसा, ये सब हमारी प्रॉपर्टीज, सब हमारी एसेट्स में आ जाता है। ठीक है ना? आपने वो डायलॉग सुना भी होगा, मेरे पास बिल्डिंग है, कार है, बंगला है, गाड़ी है ना? तो ऐसे वो सब एसेट्स होती है, वो सब उसकी एसेट्स है। हाँ, माँ वाली बात करते हो, छोड़ देते हैं उसको, माँ एसेट्स नहीं होती। Assets are the properties which are owned and controlled by the business organization. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Assets can be categorized into two broad categories. Asset को हम दो broad categories में divide कर सकते हैं बेटा। Asset को दो टाइप की assets में बांटा गया है। सिंपल शब्दों में मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि asset को दो टाइप की assets में बांटा गया है। There are two type of assets in the business. एक बिजनेस में दो टाइप की assets होती हैं, एक नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स। एक नॉन करंट असेट्स और एक करंट असेट्स।
नॉन करंट असेट्स को हम फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं और एक करंट असेट्स। अब इसको उस वाले करंट से, इलेक्ट्रिसिटी करंट से मत जोड़ देना। ये बिगिनर्स बहुत कुछ नया करते हैं, कुछ भी जोड़ देते हैं। सर जिसमें करंट नहीं है वो नॉन करंट असेट, जिसमें करंट है वो करंट असेट। सर फैन ये तो पक्का करंट असेट, करंट से चलता है। ऐसा नहीं होता बेटा, इसका उस करंट से कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल मत इस चीज को मत जोड़ देना। फिर बात करते हैं फिक्स्ड असेट। सर जो फिक्स होती है जैसे ट्री, जमीन के साथ, हाँ अरे बड़े एग्जाम्पल देते हैं बेटा बच्चे, जब हम क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं तो बच्चे बड़े नए नए एग्जाम्पल देते हैं। एक्चुअली उनका कसूर नहीं है, दे आर बिगनर्स, है ना, वो बिल्कुल नए होते हैं, तो जैसा समझ में आता है वैसा आंसर कर देते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ एसेट्स, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स which are held for long term in the business, which are held for long term point of view in the business, basically जो लंबे समय के लिए जब हम कोई एसेट खरीदते हैं और उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, जो उसका ड्यूरेशन है, जो उसकी लाइफ है, अगर वो बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है या हमारे साथ चलने वाली है या हमें बेनिफिट्स देने वाली है, तो वो नॉन करंट असेट्स होती हैं। और वो असेट्स जो बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं, तो उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जो क्लासिफाई किया, जो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया, इसको कैटेगराइज किया, वो इसके ड्यूरेशन के बेस पर किया कि कोई भी असेट हम अपने सामने रखेंगे और पता लगाएंगे कि वेदर इट इज ए नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अगर ये लंबा चलने वाली है तो ये नॉन करंट, और अगर ये लंबा नहीं चलने वाली तो फिर ये करंट असेट्स। अगर इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, अब सर ये कैसे पता लगाएं कि ज़्यादा का मतलब क्या है? तो अकाउंट्स ने ज़्यादा का मतलब यहाँ पर जनरली 1 साल का आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया कि भैया ये 1 साल आपका बेस है। जो 1 साल से कम चलेगा वो करंट असेट्स, चाहे वो 2 दिन चले, 1 हफ्ता चले, 1 महीना चले, बस मैक्सिमम 1 साल चलेगा, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, वो करंट असेट्स। हैल्ड विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू द कैश इन शॉर्ट पीरियड, जनरली विद इन 1 ईयर, जिनके बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर, मैक्सिमम विद इन 1 ईयर फिनिश हो जाते हैं, उन्हें हम करंट असेट्स कहते हैं। और नॉन करंट असेट्स जिनके बेनिफिट हमें 1 साल के बाद भी मिलते रहते हैं। और सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा दूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर, आपको सुनते ही समझ में आ जाएगा। अभी यहीं अपने आसपास का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बेटा, ये व्हाइट बोर्ड है और पता नहीं कितने सालों से यहाँ टंगा हुआ है और आगे भी टंगा रहेगा। ऐसा तो नहीं है मैं इसको ज़्यादा लिखूंगा तो ये घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये लॉन्गर टाइम के लिए था, ये लंबे समय के लिए था। इसका जो लाइफ है वो एक काफ़ी लॉन्ग टर्म है। तो ये नॉन करंट असेट्स है, जिसे आप बार बार रीयूज कर सकते हो, लंबे समय तक कर सकते हो, जिसके बेनिफिट्स कई साल चलने वाले हैं, वो नॉन करंट असेट्स। एग्जांपल मैंने आपको दिया व्हाइट बोर्ड, बट आप जो मेरे हाथ में मार्कर्स देख रहे हो बेटा, आप सब समझते हो ये कितना चलेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन चल जाएंगे भाई। मैं इसको रिफिल भी कर लेता हूँ तो 1 महीना चल जाएंगे, फिर इनकी टिप खराब हो जाएगी, है ना, ये गुम भी हो सकते हैं, इनके बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर ज्यादा से ज्यादा जो चीजें 1 साल तक चलती हैं वो करंट असेट्स होती है। तो ये हमारे लिए क्या है? करंट असेट्स है। तो सिंपल सी बात, आप अपने आसपास की चीजों को देखो। जो आपकी नोटबुक होती है ना बेटा, नोटबुक, वो करंट असेट्स होती है, जबकि जो आपकी बुक होती है, सिलेबस बुक, जैसे TS ग्रेवाल अकाउंटेंसी की, वो आपकी नॉन करंट असेट्स होती है। तो ऐसे आपको पता लगाना है। बिल्डिंग, क्या आप जो घर खरीदते हो वो 2-4-6 महीने में खत्म हो जाता है, वेनिश्ड, फिनिश? नहीं। जब आप एक घर खरीदते हैं तो काफ़ी लंबे समय के लिए खरीदते हैं, बहुत टाइम तक उसमें रहते हैं। आपके घर में LED, लैपटॉप, मोबाइल, फर्नीचर, आपके सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सब लंबे समय तक रहता है बेटा। कार, ये सब नॉन करंट असेट्स है। अब मुझे ये मत कहना सर वो मेरा एक दोस्त है, उसके पापा तो हर 6 महीने में कार बदल देते हैं, उनके लिए तो करंट असेट हो गई। बेटा कौन कितने दिनों में बदल देता है, ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सेप्शंस हैं कि वो बदल देते हैं। हम जनरली देखो कि आपके आस पड़ोस में आप
क्या 6 महीने और 8 महीने में गाड़ियां बदल देते हैं? नहीं, जनरली ऐसा कोई नहीं करता। ये कुछ ही लोग होते हैं, मुकेश अंबानी टाइप, है ना, रतन टाटा टाइप, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी है तो नॉन करंट एसेट्स की, क्योंकि कार का नेचर तो लॉन्ग टर्म ही रहेगा ना बेटा। आप 6-6 महीने में बदले जा रहे हो तो कार के यूजेस थोड़ा ना खत्म हो गए, इसलिए उसका ऑनर ही तो चेंज हो जाएगा। सिर्फ ऐसा तो नहीं उसको डंप यार्ड में ले जाकर डंप करके फेंक देंगे, भाई अब खत्म हो गई है, ऐसा नहीं होता। तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स समझ में आया आप लोगों को? अब मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। लाइक लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, और एक टर्म लिखता हूं मैं यहाँ गुडविल, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको आगे अपनी वीडियो में। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी बहुत सारी होती है बेटा। और करंट असेट्स के एग्जांपल होते हैं बेटा लाइक कैश, डेटर्स। अब कुछ टर्म ऐसी आ जाएंगी इसमें जो आपने अभी नहीं सीखी है, बट मेरे नेक्स्ट वीडियो में कैश, डेटर्स, स्टॉक। स्टॉक मीन्स गुड्स लाइक अनसोल्ड इन द बिजनेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो माल आपके यहाँ पर बिना बिका हुआ है वो स्टॉक है, लेकिन वो बिक ही जाएगा ना, आज नहीं तो कल बिक जाएगा, तो इसलिए ये भी करंट असेट्स में आता है। भाई मेरी कपड़े की दुकान है तो वहां पर जो कपड़ा है वो करंट असेट्स है, लेकिन वहां पर रखा हुआ जो लैपटॉप है जिससे मैं बिलिंग करता हूँ वो नॉन करंट असेट्स है। ऐसे ही हर बिजनेस में ये चीजें अपने आप बदलती रहती हैं, नेचर ऑफ बिजनेस के बेस पर। बस अब आप लोग मोटे तौर पर याद रख लो, मैंने कुछ छोटे मोटे एग्जांपल लिख दिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है नॉन करंट असेट्स जो लंबे समय तक बिजनेस में रहती है, जिसके बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलते हैं वो नॉन करंट असेट्स, और जिसके बेनिफिट्स हमें 1 साल तक ही मिलते हैं, जिसके बेनिफिट्स विद इन 1 ईयर फिनिश हो जाते हैं, जो बहुत जल्दी जल्दी कैश में कन्वर्ट होती रहती है, जैसे कि स्टॉक, माल बेचा, कैश आया, फिर उससे माल खरीदा, फिर वो स्टॉक में बदल गया, फिर माल बेचा, फिर कैश में आ गया, ऐसे कैश में कन्वर्ट होती रहती है। ऐसे डेटर होते हैं बेटा, आप सीखोगे आगे चलकर, जिनको हम उधार देते हैं, कुछ दिनों में वो उधार चुका देते हैं, फिर हम उधार दे देते हैं, फिर वो चुका देते हैं, कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये सब हमारी करंट असेट्स होती है। और कैश तो होता ही कैश, वो तो ऑब्वियसली पहले से ही कैश है, उसको क्या कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ सीखा कि असेट्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट जो 1 साल से ज्यादा हमारे पास रहती है, करंट असेट जो 1 साल से कम हमारे पास रहती है। फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, मोटे तौर पर आपसे कभी भी पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेट्स आर देयर, तो आप हमेशा कहेंगे 2, नॉन करंट और करंट। अब आपने शायद अपनी बुक में किसी ने पढ़ा हो तो आपको वो 4, 5, 6 टाइप की नजर आती है। एक्चुअली बेटा वो अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि फिजिकल एग्जिस्टेंस, हम देखें कि जिस असेट की हम बात करते हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, इस बात पर अगर हम देखें तो देयर आर 2 टाइप ऑफ असेट। फर्दर वी कैन कैटेगराइज एसेट इनटू 2 कैटेगरीज। ये एक सेकंड मेथड है बेटा, ऐसा नहीं कि असेट 4 टाइप की हो गई, असेट की 2 ही टाइप है। अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्दर असेट 2 टाइप की होती है, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। और ये बहुत सिंपल है, इसकी एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। टेंजिबल असेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। टेंजिबल असेट ऐसी कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब आपकी एसेट्स है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, ये सब टेंजिबल असेट्स में ही आ जाते हैं। कैश, ये सब टेंजिबल असेट्स है बेटा, विच कैन बी सीन और टच्ड। विच कैन बी सीन और टच्ड, जिन्हें देखा और छुआ जा सके। अपने आसपास देख लो जो चीजें रखी हैं, आपकी नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, पेन, पेंसिल, बुक, आपकी बिल्डिंग, फर्नीचर, मोबाइल, ऑल आर टेंजिबल असेट्स। वेदर इट इज नॉन करंट और करंट, ऑल आर टेंजिबल असेट्स। और इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है? विच कांट बी सीन और टच्ड, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। अब देखो अपने आसपास ऐसी कौन सी एसेट है? सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो कह रहे हो देखा नहीं जा सकता, फिर कह रहे हो देखो, एक तरफ कहते हो देख नहीं सकते, एक तरफ कहते हो देखो, कैसे देखें भाई? बिल्कुल सही बेटा, आप देख ही नहीं सकते। विच कांट बी सीन और टच,
अरे भाई देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फिर ये असेट कहाँ से हो गई सर? सोचो सोचो। अब बच्चे बोले सर हवा, हम हवा को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, भगवान, तो बेटा ये तुम्हारी असेट भी नहीं है, ठीक है ना? दीज आर नॉट एसेट्स। भगवान, हाँ, संपत्ति बना लो अपनी उनको, विच कांट बी सीन और टच्ड। थोड़ा मुश्किल है, ऐसा लगता है यार होगा ही नहीं, सर तो बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पर। नहीं बेटा, इनटेंजिबल असेट्स होती हैं अकाउंट्स में, बिजनेस में इनटेंजिबल असेट्स होती हैं जिन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता, बट फिर भी वो एसेट की तरह एक्ट करती है। एक्चुअली बेटा वो फिजिकल एग्जिस्टेंट वाली असेट नहीं होती, वो आपको ऐसे आपकी हेल्प नहीं करती एकदम डायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं उनके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। और मैंने कहा था ना, दो बातें होनी चाहिए किसी को भी असेट कंसीडर करने के लिए। पहली ऑन एंड कंट्रोल, दूसरी फ्यूचर बेनिफिट्स, यानी कि उनसे हमें बेनिफिट मिलने चाहिए। अगर वो हमारे को बिजनेस को चलाने में हमारी हेल्प कर रही है, प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है, तो वो पक्का असेट्स है, ठीक है ना भाई? और खरीदा बेचा भी जा सकता हो, ये भी एक बात आप रख सकते हो। तो इंटेंजिबल असेट्स क्या है? विच कांट बी सीन और टच्ड। और बेटा मैं एग्जांपल देता हूं आपको इसका, पहले फिर आगे बढ़ूंगा। इसमें आता है गुडविल। मैंने बोला था ना मैं बाद में बताऊंगा, मैंने ऊपर भी लिखा था गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब। तो अब गुडविल कैसे असेट्स है? देखो गुडविल होती है गुड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इन द मार्केट। किसी भी बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन उसकी गुडविल कहलाती है। एग्जांपल के लिए जब आपका मन करता है बर्गर खाने का, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? मैकडी जी, मैकडोनाल्ड का खाते हैं हम तो। आजकल तो खैर बर्गर किंग भी आ गया, बट जनरली हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता था मैकडी। पिज्जा खाने का मन करता है तो नाम आता है या तो पिज्जा हट का या फिर डोमिनोज का। ये उन बिजनेस की ना गुड रेपुटेशन है, वो इतना गुड क्वालिटी फूड प्रोवाइड करते हैं, इतना टेस्टी फूड प्रोवाइड करते हैं कि धीरे 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 पूरी मार्केट उन्होंने कैप्चर कर ली। अब लोग सबसे पहले यही खाना चाहते हैं पिज्जा के नाम पर। अगर ये नहीं मिल पाता, उनके एरिया में डिलीवरी नहीं है, वो आज वहां तक जा नहीं पा रहे हैं, तब वो किसी दूसरे पर शिफ्ट होते हैं। तो ये उन बिजनेस की गुडविल है, गुड रेपुटेशन है, जिसने क्या किया? उनके कस्टमर्स बढ़ा दिए। और बेटा जब किसी के कस्टमर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो क्या होता है? सेल इंक्रीज होती है, और जब सेल इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ता है। तो गुडविल प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। मान गए ना कि गुडविल प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। जिस बिजनेस की ज्यादा गुडविल, उसके ज्यादा कस्टमर, उसका ज्यादा प्रॉफिट। जिसकी कम गुडविल, उसके कम कस्टमर, उसका कम प्रॉफिट। तो ये गुडविल जो है वो प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। और क्या आप मैकडी का नाम यूज कर सकते हो? आप कोई बर्गर की दुकान खोलो तो क्या आप कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको मैकडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो पता नहीं परमिशन देते भी हैं या नहीं, और देते हैं तो कितने पैसे लेंगे, कितने करोड़ों में आपसे आप उस फ्रेंचाइजी को देने के लिए वो आप डिपॉजिट कराएंगे, कोई आइडिया नहीं है। तो यानी कि उस पर मालिकाना हक किसका है? जो मैकडी के ऑनर्स हैं उनका मालिकाना हक है। उनकी मर्जी के बगैर कोई उसे यूज नहीं कर सकता उनके नाम को, और अगर किया तो वो जेल जाएगा, पेनल्टी देगा, फाइन्स देगा। तो देखो गुडविल ऑन्ड हो गई, कंट्रोल्ड हो गई, फ्यूचर बेनिफिट में हेल्प कर रही है, प्रॉफिट कमाने में हेल्प कर रही है। लेकिन ढूंढू कहाँ है? कहीं रखी है स्टोर करके, थैली में, लॉकर में? कहीं नहीं रखी है। सिर्फ ये तो एक मार्केट में फैला हुआ नाम है। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, कि भैया मैं तो मैकडी का बर्गर खाया था, बड़ा टेस्टी था, अच्छा भाई मैं भी जरूर खाऊंगा। फिर उसने खाया, फिर उसने खाया, फिर उसने बताया, ऐसे करके अपने आप को बढ़ता चला गया उसका नाम। तो ये क्या है? गुड रेपुटेशन। और ये देखी नहीं जा सकती, ये फिर भी असेट की तरह काम करती है। खरीदा बेचा जा सकता है, जैसे कि हम फ्रेंचाइजीज खरीदते हैं या बेच देते हैं, तो ये इंटेंजिबल असेट है, गुडविल। उसके बाद पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे इंटेंजिबल असेट्स में आते हैं। ठीक है भाई, तो हमने सीखा कि असेट दो टाइप की होती है, नॉन करंट और करंट। जनरली प्रैक्टिकली आपको इसका ज़्यादा यूज आएगा, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि असेट को फर्दर फिजिकल एग्जिस्टेंस के बेस पर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो टेंजिबल असेट, विच कांट बी सीन और टच्ड, वो इंटेंजिबल असेट। एक आखिरी छोटी सी असेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज। उसका भी आपको अभी
उतना ज़्यादा धीरे धीरे जब आप बढ़ेंगे ना बेटा, सारी चीज़ें एक ही दिन में सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। इसके अलावा होती है वेस्टिंग असेट, होती है WASTING, वेस्टिंग असेट। ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, वेस्टिंग एसेट्स। ये वो असेट्स होती हैं जिनको आप जितना तेजी से यूज करते हो उतनी जल्दी इनके बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल माइन, भाई आपने एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड परचेज कर लिया जिसके नीचे कोयला था, कोल, उसे क्या कहेंगे? अब हम उसको अंदर से कोयला निकालना शुरू करेंगे तो कोल माइन कहलाएगा वो। तो कोल माइन जो है वो वेस्टिंग एसेट में आता है। गोल्ड माइंस, जनरली माइंस, ये सब हमारी वेस्टिंग एसेट्स में आती है। जितनी जल्दी आप वहां से कोयला निकालेंगे, क्योंकि एक जो है वो एक लिमिट होती है कि भाई इतना कोयला इस लैंड के नीचे है। अब वो आप जितनी ज़्यादा मशीनें लगाकर, जितनी ज़्यादा लेबर लगाकर, जितनी तेज़ी से निकालते चले जाएंगे उतनी जल्दी उसके यूजेस जो है, बेनिफिट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। और जब उसमें से जितना कोयला निकल सकता है, मैक्सिमम एक परसेंटेज होती है, उसके बाद वो जो पीस ऑफ लैंड है वो जीरो हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तो उसे हम कहते हैं वेस्टिंग एसेट। ऐसा ही गोल्ड माइंस पर होता है, और ऐसे जितनी भी माइंस होती हैं उन सभी में ऐसा होता है। जब तक उनके अंदर ये वैल्यूएबल आइटम्स हैं, मिनरल्स हैं, जब तक तो उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है उस पीस ऑफ लैंड की। जैसे जैसे खत्म हो जाएगा उनकी वैल्यू खत्म होती चली जाएगी और एक टाइम पर आकर जीरो हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। एक फिक्टिशियस एसेट भी सुनोगे आप कभी कभी, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट। एक्चुअली जो फिक्टिशियस एसेट है, ये जो एसेट है हमारी फिक्टिशियस, ये भी एक्चुअली एसेट होती ही नहीं, ना ये टेंजिबल एसेट होती, ना इनटेंजिबल, ना ये नॉन करंट होती, ना ये करंट। ये एसेट्स ही नहीं होती, ये तो हैवी लॉसेस होते हैं जो अभी तक इस साल हमने राइट ऑफ नहीं करे हैं। ये धीरे धीरे ये बड़ी टर्म्स हैं, जब आप बेसिक टर्म सीख जाओगे, आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और कभी ये हमारे बीच में आएंगी प्रैक्टिकली, तो आपको मैं जब और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि अगर अभी मैंने इन पर ज़्यादा जोर दिया तो हमारी जो मेन टर्म है नॉन करंट और करंट, वो हम भूल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बट मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसी असेट्स भी कहीं ना कहीं आपको कई बार शो हो जाएगी, तो घबराना मत। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लायबिलिटीज। ये तो हमने पढ़ लिया अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है ना, पढ़ लेगा। भैया ये सब आया कहाँ से? कमाया था क्या? नहीं यार, बैंक से लोन लिया था विजय माल्या की तरह, सब कुछ लोन से था। ये तो पता ही नहीं था कि खुद कमाया ही कुछ नहीं, सब लोन ले लिया। बड़े देखते थे विजय माल्या को, अरे भाई IPL में बैठा है ना, बड़े बड़े स्टार्स के साथ बैठा है भाई, प्लेन अपने प्राइवेट जेट्स में घूम रहा है। बाद में पता लगा सब हमारा पैसा है, सब बैंक से लोन ले रखा है। तो लायबिलिटीज, जब आप किसी बिजनेस की एसेट्स को डिफाइन करते हैं तो आपको वहां पर लायबिलिटीज भी डिफाइन करनी होंगी। क्योंकि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए सिर्फ उसका एक्सटीरियर मत देखो, उसकी एसेट्स मत देखो, वो एसेट कहाँ से आई वो भी देखो, कि वो खुद उसका अपना पैसा है भी या नहीं, या उधार मांग मांग के चमक कर घूम रहा है, उधार के सूट, उधार के शूज, है ना। तब एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी जब हम उसकी एसेट के बारे में पूछेंगे और साथ साथ उसकी लायबिलिटीज के बारे में भी पूछेंगे कि भैया चलो ठीक है, आपके पास 10,000 करोड़ रुपए की एसेट्स है, आप तो बहुत बड़े आदमी हो भाई, बट ये भी बता दो लायबिलिटीज कितनी है? जी 9,000 करोड़ बैंक से लिया था लोन, अब तो जीरो हो गया मामला, 1,000 करोड़ ही बचा बस, और उसका फिर ब्याज भी देना पड़ेगा, वो भी उसी में उड़ जाएगा। तो किसी की भी बेटा फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए एसेट एज वेल एज लायबिलिटीज का जानना बहुत जरूरी। लायबिलिटीज जैसा कि मैंने बताया, सिंपल शब्दों में हम कह देते हैं उधार, हर कोई जानता है उधार शब्द। लोन, आजकल तो लोन शब्द भी सब जानने लग गए, है ना, क्योंकि न्यूज में इतना आने लग गया, लोन लोन, ये लेके भाग गया, वो लेके भाग गया, उसने भाग गया, सब ले लेकर भाग रहे हैं। जो कम लोन लेगा, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, उसे चुकाना पड़ेगा, इसलिए आप ज़्यादा लोन लो और फरार हो जाओ, उसे चुकाना नहीं पड़ेगा। वो मेरी बात मत लेना भाई, कहीं कल को मुझे पकड़ने आ जाए पुलिस वाले, बेटा तू वीडियो में बड़ा लोगों को भगाने के चक्कर में, ठीक है, ये मजाक था। लायबिलिटीज आर द अमाउंट विच आर पेबल टू अदर्स। लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार, वो अमाउंट जो हमें दूसरों को चुकाना है, जो हमें दूसरों को देना है, उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज। जो हमारा अपना नहीं है
वो लाइबिलिटीज होता है ना बेटा, हर कोई लेता है उधार, हम भी आप भी, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है ना, कुछ की आदत होती है और कुछ मजबूरी में लेते हैं। लेकिन बिजनेस में जनरली हमें कई बार बैंक से लोन लेने पड़ते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं लाइबिलिटीज। सिर्फ बैंक से लिया हुआ लोन लाइबिलिटी नहीं होता, कोई भी ऐसा पैसा जो किसी दूसरे का है, भाई मेरा बिजनेस है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, इसमें जो मेरा अपना खुद का पैसा लगा हुआ है उसको छोड़कर बाकी सब लाइबिलिटी है। और एक्चुअली तो जो मैंने पैसा बिजनेस में लगाया है वो भी लाइबिलिटी है, बट उसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि लाइबिलिटीज आर द अमाउंट विच आर पेबल टू अदर्स, कोई भी पैसा जो दूसरों से लिया हुआ है और उनको चुकाना है वो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। आपने आज अपने दोस्त को बोला कि यार 100 रुपये दे, मुझे सर को देने हैं कोई बुक परचेज के लिए, मैं नेक्स्ट वीक आपको जब घर से मिलेंगे तो मैं आपको चुका दूंगा, तो ये लाइबिलिटी बन गया। जैसे ही आपने एक उधार लिया वो लाइबिलिटी बन गया। बड़ा सिंपल। देयर आर टू टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, जैसे असेट 2 टाइप की होती थी, लाइबिलिटीज भी 2 टाइप की होती हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। हाँ, ये भी वही करंट वाली है ना, लेकिन वैसा वाला करंट नहीं जिससे पंखा घूमता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, वैसे वाला ही करंट जैसा असेट्स में था, जो 1 साल के अंदर चुकाना है, विद इन 1 ईयर, 1 साल से कम समय में, वो करंट लाइबिलिटी। जो 1 साल के बाद चुकाना है वो नॉन करंट लाइबिलिटी। वेरी सिंपल, यहाँ असेट की तरह बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं गया है। नॉन करंट लाइबिलिटीज पेबल आफ्टर 1 ईयर, कोई भी उधार जो आपने 1 साल से ज़्यादा समय के लिए लिया है या 1 साल के बाद आपको चुकाना है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज, और जो आपने विद इन 1 ईयर चुकाना है वो करंट लाइबिलिटीज। एग्जाम्पल के लिए मैं बैंक गया और मैंने बैंक से कहा कि भैया मुझे एक 5 लाख रुपए लोन चाहिए और 5 साल के लिए चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, तो बैंक लोन है यहाँ पर फॉर मोर देन 1 ईयर जो है वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर हमने किसी से कहा कि भाई हमें ना माल दे दे उधार, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, फिर मैं उससे फिनिश गुड्स तैयार करूंगा, ठीक है, और उसको बेच दूंगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, फिर मैं उससे तेरा भी जो मैंने तेरे से उधार लिया वो पैसे भी चुका दूंगा, तो वो हमारे करंट लाइबिलिटीज होती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैंने किसी से माल उधार लिया और मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि मैं फटाफट चुका दूंगा, तो वो करंट लाइबिलिटीज हो जाता है कि भाई तू मुझे माल दे, मैं उसे बनाऊंगा, दूसरी मार्केट में बेचूंगा, वहाँ से पैसा मिलेगा, उसमें अपना प्रॉफिट रख के जो तेरी कॉस्ट है वो तुझे दे दूंगा। ऐसे हमारा बिजनेस चलता रहेगा, तेरा भी काम चलता रहेगा, मेरा भी काम चलता रहेगा। तो जो पैसा विद इन 1 ईयर देना होता है, मैंने अपने किसी दोस्त को कहा कि यार 50,000 रुपये दे, मुझे बड़ी ज़रूरत है, मैं 2 महीने में तुझे वापस देता हूँ। अब हम अच्छे से जानते हैं कि 2 महीने 1 साल से कम होता है, तो जो विद इन 1 ईयर देना है वो हमारा करंट लाइबिलिटी, जो आफ्टर 1 ईयर देना है वो हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी। मैं अभी आपको ना ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा बेटा क्योंकि वो आप समझ ही नहीं पाओगे। अब मैंने यहाँ लिख दिया डिवेंचर्स, फिर आपके दिमाग में घूमता रहेगा सर डिवेंचर भी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हम डीप में जाते चले जाएंगे, वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, सब सीखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए आपको याद रखना है कि लाइबिलिटीज अमाउंट विच आर पेबल टू आउटसाइडर्स, विच आर पेबल टू अदर्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। 2 टाइप की लाइबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट और करंट। इसके अलावा बेटा अगर हम जैसे असेट्स को हमने एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से सीखा था ना, ऐसे ही अगर हम लाइबिलिटीज को भी सीखें तो जब आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो 2 टाइप की, फर्दर देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइबिलिटीज। फर्दर हम लाइबिलिटीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बड़ा आसान है इसको जानना, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज जो बिजनेस ने अपने ही लोगों का पैसा देना है, और बिजनेस के अपने लोगों में बस ऑनर होता है बेटा, प्रोप्राइटर, मालिक या पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं तो जो उनका चुकाना है वो इंटरनल लाइबिलिटीज। उसके अलावा जितना भी बाहर वालों का देना है, दोस्त से लिया, पड़ोसी से लिया, बैंक से लिया, ये सब हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है, ठीक है। जस्ट फॉर नॉलेज आप लोगों को बता दिया, क्योंकि कई बार ये चीज़ें आपके सामने बुक में आ जाती हैं तो आप एकदम कंफ्यूज ना हो जाओ, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको पता हो, और बाकी फिर बुक में आप उसको डिटेल में पढ़कर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो लाइबिलिटीज आर द अमाउंट विच आर पेबल टू अदर्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर
current liabilities, which are payable after 1 year, non-current liabilities. Further, we can categorize liabilities into two categories, internal और external. जो बिजनेस है, जो ऑनर के लिए, ऑनर के टुवर्ड्स लायबल है, वो इंटरनल लायबिलिटी, उसके अलावा वो किसी के लिए भी लायबल है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज. ओके फाइन. होपफुली आपको आज की क्लास में मजा आ रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी. और बेटा मैं ये गारंटी करता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ये जब आप अकाउंट्स को आगे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप इसकी जो मेन जो वोकेबलरी है, जो वर्ड मीनिंग है, वो आपके दिमाग में एकदम सेट होगी, जिसे आपको बार बार सीखना नहीं पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं बेटा. कैपिटल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म किसी भी एक बिजनेस के लिए, क्योंकि इसके बगैर तो बिजनेस हो ही नहीं सकता. लायबिलिटीज के बगैर बिजनेस किया जा सकता है बिना किसी से उधार लिए. हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने पैसे से बिजनेस कर रहे हैं. वैसे तो आज के टाइम पर ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बट पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है. लेकिन विदाउट कैपिटल बिजनेस हो ही नहीं सकता. और जब बिजनेस ही नहीं होगा तो अकाउंट्स क्या करेगा? भाई बिजनेस है तभी तो अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग करनी किसके लिए है? बिजनेस के लिए. और जब अकाउंटिंग नहीं होगी तो फिर हमें क्या करना है? तब तो फिर तो वैसे हम सीख ही नहीं होंगे, ये वीडियो लेक्चर्स ही नहीं होंगे, ना मैं होऊंगा ना आप होंगे. तो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप समझ जाएंगे क्यों. क्योंकि कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड. और अमाउंट जो है, हम यहाँ पर सिर्फ कैश की बात नहीं कर रहे, वो कोई सामान भी, काइंड में भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है. एग्जाम्पल के लिए भी बताता हूँ आपको. कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर. जो पैसा बिजनेस का मालिक अपना खुद का पैसा बिजनेस में लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं. ठीक है, पैसा यानी कि कैश, बट कभी कभी वो चीज़ों को मतलब कैश में ना लगाकर, हो सकता है उसके पास कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई पुरानी लैंड थी जिसको अब उसने अपने बिजनेस पर्पज से उसके ऊपर फैक्ट्री बना ली, या उसके पास कुछ रॉ मटेरियल पहले से था. तो ये चीज़ें भी अगर वो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस कैश के साथ साथ वो ले आता है, तो ये सब कैपिटल बन जाता है बेटा. तो कैपिटल इज द अमाउंट और गुड्स विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस. कोई भी ऐसी आइटम जो पहले ऑनर की थी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज जो पहले ऑनर की थी और अब वो उसने बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर दिया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस कह लो, या मिड ऑफ द टाइम भी. भाई बिजनेस चल रहा है, 2 साल बाद थोड़ी और पैसों की ज़रूरत पड़ी या किसी लैंड की ज़रूरत पड़ी जो हमारे पास पहले से ही था, तो अगर हमने वो बिजनेस में लगा दिया तो वो सब कैपिटल हो जाता है. बस इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटल ऑनर से रिलेटेड होता है, मालिक से रिलेटेड होता है. उसका खुद का पैसा, उसकी खुद की चीज़ें, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज जो उसने बिजनेस में लगाई टू रन अ बिजनेस, एक बिजनेस को चलाने के, तो उसे हम कहते हैं कैपिटल. एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ. वैसे तो एक टर्म ही बड़ी सिंपल है. मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और इसमें मेरे 50 लाख रुपए लगे टोटल. उस 50 लाख रुपए में 25 लाख रुपीस मेरे पास थे अपने खुद के. 15 लाख रुपीस मैंने अपने ब्रदर से ले लिया और 10 लाख रुपीस मैंने बैंक से ले लिया. 25 मेरा अपना जो मैंने जोड़ा हुआ था इतने सालों में पहले से, 15 ब्रदर से ले लिया लोन और 10 बैंक से लोन ले लिया, तो टोटल हो गया 50. बट इसमें मेरा अपना कितना है? 25. तो 25 लाख इज कैपिटल. जबकि बिजनेस में टोटल कितना लगा हुआ है? 50 लाख. बाकी के जो 25 लाख है वो क्या हो जाएंगे? लायबिलिटीज. ठीक है. और मैं आपको यहाँ पर भी एक बार बता देता हूँ, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस लायबल है अपने ऑनर के लिए. इसमें जो 25 लाख है जो ऑनर ने पैसा दिया हुआ है बिजनेस को, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो इंटरनल लायबिलिटी है. लेकिन जो बाकी के 25 लाख है, ब्रदर्स लोन और बैंक लोन, वो मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटी है. और ये सारी ही नॉन करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि ये लंबे समय के लिए लिया हुआ है. ठीक है भाई, कैपिटल सबको क्लियर हो गया. बिना कैपिटल के बिजनेस होता ही नहीं. जब तक आप अपना खुद का पैसा नहीं लगाएंगे, आप सोचेंगे सब कुछ उधार ही मिल जाए, ऐसे कोई बिजनेस कभी फॉर्म नहीं हो पाती है. नेक्स्ट टर्म है हमारी रिवेन्यू. रिवेन्यू एक्चुअली रिवेन्यू के लिए जो काम करते हैं, रिवेन्यू
is the amount generated within accounting period by the ordinary activities of the business. भाई मेरा कोचिंग सेंटर है, मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है? बच्चों को पढ़ाना। मेरा फर्नीचर का शोरूम है, मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है? फर्नीचर बेचना। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस होती हैं, जिसके लिए बिजनेस काम कर रहा है मार्केट में, जिसके लिए वो जाना जाता है, उसको करने से उसे जो ग्रॉस अमाउंट मिलता है, जो रिसीट्स आती हैं, जो अमाउंट इकट्ठा होता है, उसको जो कलेक्शन आता है उसके पास, जैसे कि मेरे लिए कलेक्शन क्या है? फीस। आप लोगों से, स्टूडेंट से जो मुझे फीस मिलती है, वो मेरा रेवेन्यू हो जाएगा, मेरे इंस्टीट्यूट का रेवेन्यू हो जाएगा। जो मैंने फर्नीचर सेल किया फर्नीचर के शोरूम पर अपने, वो जो उससे जो मुझे कलेक्शन मिला, वो मेरा रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम मैं करता हूँ, मान लो मैं क्लोथ मर्चेंट हूँ, मैं कपड़ा बेचता हूँ, उससे जो मुझे कलेक्शन मिलता है, वो मेरा रेवेन्यू हो जाएगा विद इन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है जनरली, उसमें जो भी मैंने टोटल काम किया, उससे जो भी कलेक्शन आया, वो सारा का सारा कलेक्शन क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। तो कहीं ना कहीं आप उसको इनकम से रिलेटेड मान सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ये बात सही है, बट थियोरेटिकली रेवेन्यू एक अलग टर्म है। इनकम जैसा ही है, बट नॉट एग्जैक्टली इनकम। ये एक्चुअली इनकम नहीं है, लेकिन कलेक्शन है। भाई मैंने एक फर्नीचर 1 लाख रुपए का बेचा, एक सोफा सेट, एक डाइनिंग टेबल बेचा मैंने 1 लाख रुपए का, तो क्या 1 लाख रुपए पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट है, इनकम है? नहीं, बट वो रेवेन्यू है पूरे 1 लाख रुपए। उसमें से मैं क्या माइनस कर दूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा? एक्सपेंस। अगर मैं उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दूं तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। हमने एसेट पढ़ा, लायबिलिटीज पढ़ा, कैपिटल पढ़ा, रेवेन्यू पढ़ा और एक्सपेंस पढ़ा। तो एक्सपेंस, रेवेन्यू क्या था? मेरा कलेक्शन, लेकिन एक्सपेंस क्या है? उस कलेक्शन को कलेक्ट करने के लिए, उस कलेक्शन को जनरेट करने के लिए किया जाने वाला खर्चा। अमाउंट स्पेंट टू जनरेट रेवेन्यू, अमाउंट स्पेंट टू जनरेट रेवेन्यू। भाई मैंने अभी भी एग्जांपल दिया, फीस फ्रॉम दी स्टूडेंट्स। मेरा ये इंस्टीट्यूट है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, काफ़ी सारे टीचर्स मेरे साथ काम करते हैं, तो मुझे जो 1 महीने में जो बच्चों से मुझे फीस मिलती है, या एक अकाउंटिंग पीरियड में 1 साल में जो मैं कलेक्ट करता हूँ, भाई मैं मान लेते हैं पर स्टूडेंट 20,000 रुपीज़ लेता हूँ अकाउंट्स सब्जेक्ट के, अपनी ये जो हमारी जो फिजिकल क्लासेज होती हैं उनमें। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं और मैं 20,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट ले रहा हूँ, तो मेरी जो रेवेन्यू हो गई वो 20 लाख रुपीज़ हो गई। 20 लाख रुपए मैंने रेवेन्यू जनरेट करी। क्या ये पूरे 20 लाख रुपए मेरी इनकम हो गई? क्या ये मेरा प्रॉफिट हो गया? नहीं भाई, मुझे रेंट ऑफ द बिल्डिंग देना पड़ेगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, मेरे सपोर्टिंग स्टाफ की पेमेंट, सैलरीज देनी पड़ेगी, ये जो मेरे बैकअप टीचर्स हैं उनकी पेमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जो हम जनरेट करते हैं। रेवेन्यू इज द अमाउंट जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, और एक्सपेंस होता है अमाउंट स्पेंट टू जनरेट। उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चा किया, मान लो मैं बिल्डिंग का रेंट ना दूं, लैंडलॉर्ड खाली करा लेगा, कहाँ पढ़ाऊंगा फिर बच्चे? घर बैठे दे देंगे बच्चे मुझे फीस, ये सर पढ़ाओ मत यार, 20,000 रुपये भेज देंगे, ऐसा थोड़ा तो होता है। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल ना दूं, एसी नहीं चलेंगे, फैन नहीं चलेंगे, फिर भी बच्चे बैठ जाएंगे मई जून जुलाई में आकर, कहेंगे भाई वहाँ मत जाइयो। एक तो वो बोलता इतना है, वैसे गर्मी हो जाती है, ऊपर से वहाँ पे तो पंखे भी नहीं है, फिर क्या फीस मिलेगी मुझे? नहीं मिलेगी बेटा, पक्का नहीं मिलने वाली। तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। मैंने वो डाइनिंग टेबल बेचा 1 लाख रुपए का, जमीन में से निकला था, ऐसे पेड़ पे उग गया था, धीरे धीरे बड़ा हो गया, उसे मैंने बनाया। कैसे? उसमें क्या लगा? उसमें हमारी लकड़ी लगी, लेबर लगी, उस जो लकड़ी है वो कहीं ना कहीं हमारा रॉ मटेरियल हो गया, और भी बहुत चीज़ें लगी, पॉलिश वगैरह, कीलिंग वगैरह बहुत चीज़ें, फिर कारपेंटर की जो पेमेंट, फिर शोरूम का किराया है ना, वो सब चीज़ें खर्चे थे। अगर मैं ये सब ना करता तो वो डाइनिंग टेबल बनता ही नहीं, और जब बनता नहीं तो फिर बिकता कैसे? और बिना बिके कोई दे जाता है 1 लाख रुपए कि रख लो सर, रख लो, रखो डाइनिंग टेबल, तो बेटा भी ले लेंगे, है ना। तो बेटा खर्चा तो करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। तो रेवेन्यू इज द अमाउंट जनरेटेड। तो दोनों में आपने फर्क समझा कि रेवेन्यू वो ग्रॉस अमाउंट है जो हमें मिलता है, जिसे हम कई बार सेल बोल देते हैं। कुछ लोग शायद अपने घरों में
कोई दुकान वगैरह चलाता हो तो आप लोग जानते भी होंगे, कई बार घर पे आके आपके पापा या बड़े भाई वगैरह बोलते हैं कि आज इतनी सेल हुई दुकान पर, वो कलेक्शन होता है, वो रेवेन्यू होता है, फिर उसमें से खर्चे माइनस किए जाते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर आपने 2 टर्म और सीख ली, अगर आप ध्यान दें तो आपने 2 टर्म और सीख ली। बस फटाफट मैं आपको वो बताकर आज के वीडियो लेक्चर को क्लोज करता हूँ। एक तो आपने सीख लिया प्रॉफिट कैसे, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर रिवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, इनको माइनस कर दो, प्रॉफिट निकल जाएगा। और लॉस, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए किसी कारण से और रिवेन्यू कम हो गई तो आ जाता है लॉस। तो वेरी यूजफुल बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बेटा जो हमने आज पढ़ी। होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको चीजें समझ में आई होंगी। बस आपको ये बार बार देखना है, एक बार अच्छे से इसको कर लेना है, क्योंकि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन बातों की जो इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों के लिए बहुत बढ़ जाएगी और आप खुद देखेंगे कि बिना ये टर्म्स को सीखे, अभी मैं एक और नेक्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में जो बची हुई टर्म्स हैं उन्हें भी कंप्लीट करूंगा, वो भी जरूर देखें। उसके बाद आप एक कंप्लीट पैकेज बन जाएंगे, फिर आपके माइंड में एक प्रॉपर बेस तैयार हो जाएगा अकाउंट्स का, और उसके बाद हम आगे अपने जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं उनकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है भाई बच्चों, चलो गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।